सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, इस पूरे सब्जेक्ट में क्लास 12th की फिजिक्स में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स है, किन किन चैप्टर्स से हमें डील करना है। देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है बेसिकली क्या, स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन द चार्जेस इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने क्या किया, टू पार्ट्स में से डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये हमारे पास यूनिट 1 जिसके फर्दर दो चैप्टर्स, यूनिट 1 जिसके हमारे पास क्या दो चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सेकेंड यूनिट देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये फर्दर हमारे पास टू पार्ट्स में डिवाइड है। अब देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हम यहाँ पर देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। और यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे पहली 5 यूनिट है, या फिर आप कह लीजिए एनसीईआरटी के हिसाब से जो पहले 8 चैप्टर है, यहाँ पर हम लोग बेसिकली चार्जेस की स्टडी करते हैं। चार्ज जब वो रेस्ट में होगा, चार्ज जब वो मोशन में होगा, मोशन में भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये पहली 5 यूनिट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब कि चार्जेस की स्टडी करती है, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो 6th यूनिट आती है, 6th यूनिट में हम लोग ऑप्टिक्स, दैट इज स्टडी ऑफ लाइट। 6th यूनिट हमारे पास ऑप्टिक्स है, जिसमें हम लोग लाइट की स्टडी करते हैं, और ये भी हमारे पास टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हमारे पास रे ऑप्टिक्स और एक है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद यूनिट 7 आ जाती है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस नाम से भी ये चैप्टर आता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास एटम्स एंड न्यूक्लियस, जिसमें एटम्स एंड न्यूक्लियाई। यूनिट नंबर 9 में हमारे पास आ जाता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और यूनिट नंबर 10 तो हमारे 2021 के सिलेबस से हट चुका है, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये टॉपिक हमें करना ही नहीं है फ्रेंड। तो पहले तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या, दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक है हमारे पास इलेक्ट्रो, दूसरा है हमारे पास स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या, रेस्ट। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग चार्ज की स्टडी करेंगे जब वो रेस्ट पे होगा। तो यहां पर देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स की वो ब्रांच विच डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तब उसकी स्टडी जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। इस स्टडी में हम देखें वी स्टडी हर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना होगा, हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना होगा, हमें इलेक्ट्रिक फोर्स, उन चार्जेस की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा हमें उसके बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना होगा। जो चार्जेस होते हैं ना, जो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जो मूविंग चार्जेस होते हैं, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और जो चार्ज एक्सलरेटेड होते हैं, एक्सलरेटेड चार्ज जिनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम अलग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने इजी करने के लिए, इसकी स्टडी को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इसे क्या किया, हमने इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एनसीईआरटी के ये पहले दो चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या क्या, हमारे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं इस पूरे चैप्टर में। देखिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। देखिए स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, तो सबसे पहले चार्ज ही पढ़ना होगा कि चार्ज क्या होता है। उसके बाद कूलम्स लॉ बेसिकली ये बताता है कि जो चार्जेस होते हैं ना, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यहाँ पर ये हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला बताता है कि फोर्स कितना होगा। कूलम्स लॉ की हेल्प से, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे थ्योरी चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना ही आना है कूलम्स लॉ से। फिर हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल जो है यूज किया जाता है
जब आपके चार्जेस बहुत सारे, दो से ज़्यादा चार्जेस होंगे, देखिए अगर दो चार्जेस है उनके बीच में फोर्स हम निकालेंगे कूलम्स लॉ से, लेकिन दो से ज़्यादा जब हो जाएंगे तब क्या करेंगे, तब भी कूलम्स लॉ ही लगाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करके। तीन चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, चार चार्जेस, 5, 6, दो से ज़्यादा हो जाए तब कैसे फोर्स वो कैलकुलेट होगा, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करेंगे। हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो एक स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस करता है, स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक। हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फिर हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब अगर एक से ज़्यादा चार्ज हो जाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। हमें देखना होगा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जो कि एक डायपोल बनाता है। हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना होगा। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ यूनिट एरिया या पासेस थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। हमें देखना होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पढ़ना होगा गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये 11th और 12th, ये जो 11th और 12th टॉपिक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन कन्फर्म रहता है, आपका क्वेश्चन आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। सबसे पहला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टडी करनी है। देखिए है क्या, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। देखिए पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम्स जो फर्दर इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से बने हुए जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। हालांकि इनसे फर्दर डिस्कवरी हो चुकी है, क्वार्क्स, एंटी न्यूट्रोनो, ऐसे बहुत से पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन, ये डिस्कवर हो चुके हैं जो फर्दर इनसे भी छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी, ठीक। तो यहाँ पर लेकिन हमारी वो बुक्स में अभी हमें सिलेबस में हमारे चेंजेस नहीं है। हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही हमारे फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, तो यहीं से हमें स्टडी करनी है, ठीक। तो हर एक चीज़ एटम से बनी हुई है जो फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। देखिए एक एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म किया जाए, यहाँ पर देखिए, सपोज वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग डिफरेंट पेयर्स ऑफ दीज एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हमने अलग अलग एलिमेंट्री पार्टिकल्स उठा लिए और उनके बीच में हमने स्टडी करनी शुरू कर दी। क्या मिला, देखिए जब दो इलेक्ट्रॉन को रखा गया, दो इलेक्ट्रॉन का पेयर बना के रखा गया, तो उनके बीच में देखा गया कि फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगी, वो एक दूसरे को धकेल रहे हैं। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में देखा जाए तो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स आए, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए मिले। ये देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अट्रैक्टिव फोर्स, प्रोटॉन, प्रोटॉन, यहाँ पर देखिए ये जो प्रोटॉन है ना, ये वाला प्रोटॉन इसे इधर धकेल रहा है, ये वाला प्रोटॉन इसे इधर धकेल रहा है, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स आया, ठीक। यहाँ पर देखिए दो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स। लेकिन देखा क्या गया, जो न्यूट्रॉन है उन्होंने किसी भी तरह का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नहीं दिखाया। इंट्रैक्शन मतलब रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर क्या पता चला, देखिए इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, वी सी दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है जो कि रिपल्सिव है, दो प्रोटॉन के बीच में और एक इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन के बीच में। बट देयर इज नो सच इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। मतलब जब भी न्यूट्रॉन पार्टिकल आया, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के साथ हो चाहे प्रोटॉन के साथ, वहां पर कोई भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं देखा गया। इससे क्या पता चला, हमें देखिए, this indicates that there is something extra property possessed by electron and proton but not by neutron. This is the electric charge. इससे हमें यह पता चला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, और वही प्रॉपर्टी जो न्यूट्रॉन के पास नहीं है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर सिंपल डेफिनेशन बताई जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सर्ट एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ऑन द अदर। इसी चार्ज की वजह से बॉडी जो है वो किसी भी दूसरी बॉडी पर अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। दैट इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां पर देखिए इसकी डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं। Thus, electric charge is an additional and inherent fundamental property. Inherent मतलब उसके पास पहले से ही प्रॉपर्टी है, ये बाद में डाली नहीं गई है, ये उसने एक्वायर नहीं किया, ये स्टार्टिंग से, जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, और उसके अंदर जो माँ बाप के गुण होते हैं वो इनहेरेंट होते हैं। इनहेरेंट जैसे कि वो हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ते भी हैं कि जो देखिए
दो तरह के होते हैं, एक इनहेरिटेंट और एक एक्वायर्ड। एक्वायर्ड तो ये है कि बाद में उसने डेवलप कर लिया, जैसे उसने संसार में आया, जैसे वो इस दुनिया में आया तो उसने डांस करना सीख लिया, उसने फिजिक्स पढ़कर फिजिक्स सीख ली, ये तो उसने एक्वायर किया। लेकिन इनहेरिटेंस जो उसे अपने माँ बाप से मिले, जैसे उसका रंग कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, उसकी आंखें कैसी होगी, ये सब उसे अपने माँ बाप से गुण मिले हैं, तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी। तो चार्ज बेसिकली इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि उसमें बाद में डाली नहीं कि जिसमें शुरू से ही थी, ठीक। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल ड्यू टू विच दे इंटरेक्ट विच ईच अदर, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं या फिर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, यही इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाती है, इसी इंटरेक्शन को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ चार्ज देखिए, डेफिनेशन ऑफ चार्ज, Therefore the electric charges are the cause of electric force। इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है। सेम एज मासेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि हम ग्रेविटेशनल में पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होगा वो दूसरी किसी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, किस एक फोर्स के साथ। और वो फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू में G m1 m2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वो फोर्स का फॉर्मूला होता है बेसिकली, जिस फोर्स के साथ कोई भी बॉडी जिसके पास मास है वो दूसरी बॉडी जिसके पास मास होगा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स में और इलेक्ट्रिक फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होंगे, जो चार्जेस की वजह से, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव बट इलेक्ट्रिक फोर्सेज आर, जो इलेक्ट्रिक फोर्सेज होंगे वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं एज वेल एज रिपल्सिव भी हो सकते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है, एग्जाम में यहां से आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या कि इससे डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, आपको डायरेक्ट इसे ऐड कर सकते हो। मान लो कहीं पर आपके पास 2 कूलम चार्ज है, आपके पास कहीं पर 2 कूलम चार्ज है और एक है आपके पास 3 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज 5 कूलम हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे फोर्स के लिए तो आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर ये डायरेक्शन प्रॉपर्टी नहीं रखते, ये सिर्फ और सिर्फ स्केलर है, आप इन्हें डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे मासेस को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। इसकी एसआई यूनिट क्या है, देखिए कूलम साइंटिस्ट ने चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स को बताया, ठीक, कि जो चार्जेस होंगे वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स कितना होगा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें दिया। तो चार्ज की जो यूनिट रहती है वो कूलम रहती है, ध्यान रखिएगा। चार्ज की जो एसआई यूनिट, एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, 4 तरह की होती है। एक होती है सीजीएस सिस्टम जिसमें आपके पास क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एक आपके पास एमकेएस सिस्टम होती है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एक आपके पास एफपीएस होती है, फुट पाउंड सेकेंड। और चौथी आपके पास, फोर्थ होती है आपके पास एसआई यूनिट, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक। उसके अकॉर्डिंग जो चार्ज की यूनिट है वो कूलम है। फोर्स की यूनिट जैसे कि न्यूटन होती है, न्यूटन, वैसे ही चार्ज की यूनिट कूलम रहेगी। सीजीएस में अगर बात की जाए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस सिस्टम का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, उसमें जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि ईएसयू, ठीक। और स्टैट कूलम भी आप कह सकते हो। आपको रिलेशन पता होना चाहिए एसआई और सीजीएस में। यहाँ से आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि 1 कूलम 3 × 10⁻⁹, ये यहाँ पर 10⁻⁹ है, 3 × 10⁻⁹। फ्रेंड्स अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। आपको इस नोट्स की पीडीएफ, आपकी ये पूरी जो पीडीएफ है ना, इसके आपको ईजिली नोट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। 1 नंबर में हमसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमसे पूछा जा सकता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। Q इज इक्वल टू में AT, ये कैसे आया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आया। देखिए हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, 7 फंडामेंटल यूनिट आपको याद में रखनी है। देखिए उसमें आता है हमारे पास मास, हमारे पास आता है लेंथ, हमारे पास आता है टाइम। मास, लेंथ, टाइम, ये तो हमारे पास 3 हो गए जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जिसमें एम्पियर होता है, मास, लेंथ, टाइम। इलेक्ट्रिक करंट आता है हमारे पास आता है टेम्परेचर, हमारे पास आती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसमें हम कैंडेला से दिखाते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल।
ये मोल, ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट होती है। इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स में जो आई का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू में क्यू डिवाइडेड बाई टी, आई इज इक्वल टू में क्यू डिवाइडेड बाई टी। टी क्या है यहाँ पर? टाइम। ठीक, तो क्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्यू का फॉर्मूला आ जाएगा आई मल्टीप्लाइड बाई टी, दैट इज इक्वल टू में क्यू। और आई का फंडामेंटल यूनिट वो जो 7 लिखवाई थी उसमें टाइम भी है, इसमें करंट भी होता है। चार्ज उसमें फंडामेंटल यूनिट नहीं होती, तो हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव्ड करना पड़ता है। तो ये ड्राइव्ड फॉर्मूला बनेगा। आई के लिए हमारे पास आ गया एम्पियर और टाइम के लिए हमारे पास आ गया टी। तो ये चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला 1 नंबर में आ सकता है, हमसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, वेयर क्यू डिनोट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज, ए इज द डायमेंशन फॉर करंट एंड टी क्या है हमारे पास? टाइम रहेगा यहाँ पर। ठीक, तो Q इज इक्वल टू में AT, ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात करते हैं नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज की। नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज ये क्या है? देखिए, नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज फाउंड दैट चार्ज ऑन अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। देखिए, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों पर चार्जेस बराबर होते हैं, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल है। जो न्यूट्रॉन के पास है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जितना प्रोटॉन पे चार्ज उतना ही न्यूट्रॉन पे। और वो चार्ज होता कितना है आपको याद रखना है, वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ -19 कूलम। ये वो चार्ज की वैल्यू होती है। ठीक, तो इट इज फाउंड दैट चार्ज ऑन अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज फाउंड इन द नेचर। जो ये चार्ज की वैल्यू मैंने बताई थी ना, ये स्मॉलेस्ट होता है, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो हमारी बुक में अब तक हमें पढ़ना नहीं है। क्वार्क्स हो गए, न्यूरॉन्स, ये क्वार्क्स हो गए जो आपके पास, इनके पास चार्ज 2e/3 होता है, 2e/3, यानी कि 1e से भी छोटा होता है हमारे पास, लेकिन वो हमें अभी पढ़ना नहीं है। ऑल्सो चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, देखिए, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। कहने का मतलब क्या है? देखिए, जो चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे ई से दिखा रहे हैं, ई से, और किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा या वो इंटीजर मल्टीपल में होगा। इंटीजर मतलब कि 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, लेकिन कभी भी 2.5e नहीं होगा। क्यों? क्योंकि e से छोटा कुछ होता नहीं है। e से छोटा कुछ नहीं है तो पॉइंट में जाने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पर 0.5 में चला गया वो, तो 0.5 में जाने का मतलब ही नहीं है। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, कब होंगे पॉजिटिव, कब होंगे नेगेटिव, ये हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। Thus, this value of charge called electronic charge and it is denoted by E. It is the natural unit of charge. देखिए, E से हम दिखाएंगे और इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी वैल्यू को बोला जाता है नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज। अब देखिए, टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात कर लेते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस बेसिकली। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ। अगर आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी, और अगर अब तक आपने फिजिक्स के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं है तो भी आपका कंप्लीट कोर्स ये तैयार हो जाएगा। आप बस हर एक वीडियो को, 1 शॉर्ट वीडियो, 1 चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा। मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ने वाला नहीं हूँ, किसी भी कंसेप्ट को छोड़ने वाला नहीं हूँ। हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को डिटेल में बताऊंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, चार्जेस जो होते हैं ना, चार्जेस 2 तरह के होते हैं। एक है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, एक है हमारे पास नेगेटिव। किसे पॉजिटिव बोलेंगे, किसे नेगेटिव बोलेंगे? देखिए यहाँ पर इसे हम पोलैरिटी, दिस इज आल्सो नोन एज पोलैरिटी ऑफ चार्ज, इसे पोलैरिटी ऑफ चार्ज भी कहते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन की थी पॉजिटिव और नेगेटिव की, ये की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक, चार्ज ऑन अ प्रोटॉन वाज आर्बिट्रेरली टेकन एज पॉजिटिव। उन्होंने पॉजिटिव ले लिया प्रोटॉन पर, आर्बिट्रेरली चूज कर लिया। कोई साइंटिफिक कोई लॉजिक नहीं है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव क्यों लिया, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव क्यों लिया। उस टाइम पर जो उन्होंने क्लासिफिकेशन की, प्रोटॉन को सिंपली पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को बेसिकली नेगेटिव, while that on an electron as negative by Franklin। अब चार्जेस की प्रॉपर्टी, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि हम लोग बेसिकली चार्ज की स्टडी कर रहे हैं तो हमें चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड हेंस एडिटिव इन नेचर। स्केलर क्वांटिटी है, आप इसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपके पास 2 कूलम का चार्ज है और आपके पास 3 कूलम का चार्ज है, तो आप इसे डायरेक्ट 2 + 3 5 कूलम लिख सकते हो। ठीक, डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो। देखिए, लाइक चार्जेस रिपेल वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगी? रिपल्शन होगी। ये आपको ध्यान रखना है।
थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, दैट इज चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज होंगे ना, चार्ज वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, या तो 5e हो गया, 6e हो गया, 7e हो गया, कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, जैसे कि 2.3e हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो पॉइंट में नहीं होगा, हमेशा एक नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, पूरा का पूरा इंटीजर। ठीक, अब यहाँ पर ये चार्ज जो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसको प्लस माइनस एन से दिखाया, एन, एन क्या है यहाँ पर, एन एक इंटीजर हो जाएगा, तो n इज एन इंटीजर, तो q इज इक्वल टू में प्लस माइनस एन ई, यहाँ पर ये बेसिकली। तो हमने 3 प्रॉपर्टी कवर कर ली है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन एग्जिस्ट ऑन द बॉडी, वन और मोर। यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो वो कहता है कि कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करता है किसी बॉडी पर। 2e बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए, ये मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। माइनस का 5e, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 5e ये भी हो सकता है, लेकिन ये 3.5e ये नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता, 7.8e नहीं हो सकता। तो यहाँ पर a और b दोनों, एक से ज़्यादा आंसर है, वन और मोर लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा आंसर है, तो a और b इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। टोटल चार्ज जो होगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमारे पास कंजर्व्ड रहेगा। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर बॉडीज ले ली, इफ देर आर बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पर देखिए ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब हमने इसको आइसोलेट कर दिया है, मतलब कि चार्जेस जो है वो बाहर नहीं जा सकते, चार्जेस जो होंगे वो अंदर ही रहेंगे। तो ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। देयर इंडिविजुअल चार्जेस में चेंज बट द नेट चार्ज रिमेन्स द सेम। उनका इंडिविजुअल चार्ज चेंज हो सकता है, लेकिन उनका जो नेट चार्ज होगा ना वो सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए ये ए बॉडी है, ये हमारे पास बी बॉडी है। इस ए बॉडी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और बी बॉडी के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। टोटल चार्ज कितना हो गया, 10। अब इन दोनों के बीच में अगर इंट्रैक्शन होती है, इंट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से चार्जेस कम ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जो टोटल चार्ज होगा वो उतना ही होगा, क्योंकि चार्जेस सिस्टम से बाहर नहीं गया। तो यहाँ पर देखिए ए बॉडी पर कितना आ गया 3e, तो बी बॉडी पर कितना आ गया 7e, 7। तो कैसे पता चला, 3 + 7 10, 5 और 5 10, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में है। तो यही फॉलो करता है हमारे पास क्या, ये फॉलो कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज क्या रहेगा, वो कंजर्व्ड रहेगा, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। अगली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, 5वीं प्रॉपर्टी है ये चार्ज की। आपको ये चार्जेस की सारी प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। यहाँ से आपसे पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यहाँ पर ये आपको चार्जेस की प्रॉपर्टी लिखनी होगी, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज, इनवेरिएंट मतलब कि चेंज ना होना, चार्जेस का जो नेचर है वो चेंज नहीं होता। देखिए क्या कहता है, अनलाइक मास चार्ज ऑन द बॉडी डज नॉट वेरी, वेरी में यहाँ पर एक आर आएगा, डबल आर नहीं आएगा, डज नॉट वेरी विद स्पीड, दिस इज कॉल्ड इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि जो मास होता है ना, मास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर स्पीड लाइट के कंपैरेबल होती है तो किसी बॉडी का मास वेलोसिटी के साथ चेंज होना शुरू हो जाता है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इसका, m इज इक्वल टू में m0 1 - v² अपॉन में c² का स्क्वायर रूट। ये जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी हो लाइट की स्पीड के कंपैरेबल हो जाए, जैसे लाइट की स्पीड 3 लाख है तो बॉडी की वेलोसिटी 2 लाख हो जाए, 2.5 लाख हो जाए, लाइट की स्पीड से ज़्यादा तो किसी बॉडी की हो नहीं सकती स्पीड, किसी की 1.5 लाख हो जाए, तो उस बॉडी का जो मास होता है ना वो चेंज होने लगता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो चार्ज, जैसे मास चेंज होता है, चार्ज उस तरह से चेंज नहीं होता, और इसी को बोलते हैं इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। स्पीड का चार्ज से कोई लेना देना नहीं, किसी बॉडी के चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्पीड से। ठीक, चलिए 6 प्रॉपर्टी देखते हैं। स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रुका हुआ है, कहीं पर कोई भी चार्ज स्टेशनरी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि जैसे कि वो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो एक फिक्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहे, तब वो क्या करेगा, तब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जो मूविंग चार्ज होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एन एक्सलरेटेड चार्ज, अगर कोई चार्ज
चार्ज एक्सेलरेट करने लग जाए, एक्सेलरेट मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसके अंदर एक्सेलरेशन है, तो वो दोनों को प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस बोथ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, एंड हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चेंज होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बननी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने बेसिकली चार्ज की 6 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। चार्ज की 6 प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी, पहले तो हमने देखा कि जो चार्ज होता है ना वो स्केलर होता है, दूसरा हमने पढ़ा लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, फिर हमने पढ़ा चार्ज क्वांटाइज है, इंटीजर की फॉर्म में ही चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है, पॉइंट की फॉर्म में कभी ट्रांसफर नहीं होगा, आधा चार्ज नहीं होगा, पूरा कंप्लीट चार्ज ही होता है। उसके बाद हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज जितना पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा। उसके बाद हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज स्पीड के साथ, उसमें स्पीड आए तो चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई बॉडी अगर मूव करने लग जाए तो चार्ज पर स्पीड कोई चार्ज की स्पीड से चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मूविंग चार्ज अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, यूनिफॉर्म मोशन उसी को बोलते हैं, मतलब कि वेलोसिटी में चेंज ना होना, तो वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और जो आपके पास एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो दोनों तरह की वेव, वो दोनों तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ तो देखते हैं फ्रेंड्स मेथड्स ऑफ चार्जिंग कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। देखिए every object is made up of atoms and all atoms are neutral having equal number of electrons and protons। इस दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट किससे बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। और जो एटम होता है ना फ्रेंड्स, एटम जो होता है वो नेचुरली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर उसमें प्रोटॉन्स के होते हैं। तो एटम क्या होगा, एटम न्यूट्रल होगा, ठीक। तो अब अगर हम चाहते हैं कि कोई बॉडी चार्ज हो सकती है तो वो कैसे होगी, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, therefore to create net charge on a body number of electrons and protons must be अनइक्वल। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर होंगे टोटल वो चेंज होने चाहिए, उनमें डिफरेंस होना चाहिए, ठीक। तो देखिए जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होगा। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि किसी बॉडी पर चार्ज हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस होना चाहिए। अगर या तो उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए या उस बॉडी पर प्रोटॉन ज़्यादा होने चाहिए। अब होता क्या है, जो प्रोटॉन होता है वो तो न्यूक्लियस के अंदर होगा, वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होगा, वो बाहर नहीं आ सकता, ठीक। वो न्यूक्लियस से बाहर कब आएगा, जब फ्यूजन, जब एटम टूटेगा या फिर एटम जुड़ता है। एटम के टूटने या जुड़ने पर ही आप प्रोटॉन को बाहर निकाल सकते हो या प्रोटॉन ऐड कर सकते हो। तो हम क्या देखते हैं कि जो प्रोटॉन है बेसिकली यहां पर देखिए, प्रोटॉन्स कैन नॉट बी टेकन आउट और एडिड इनटू एन एटम एज दे रिसाइड इन द न्यूक्लियस। क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, ना तो हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं ना ही हम किसी एटम के अंदर प्रोटॉन डाल सकते हैं। तो डिफरेंस किसमें, हमें इलेक्ट्रॉन को या तो बाहर निकालना होगा या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा। देयरफॉर चार्जिंग इज डन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ध्यान रखिएगा हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, वो तभी बाहर आएंगे जब एटम टूटेगा। तो यहां पर देखिए हमारे पास कितनी तरह के मेथड्स होते हैं चार्ज करने के लिए। देयर आर मेनली 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हमारे पास 3 तरह के चार्जिंग है। चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, कि हम दो बॉडीज को आपस में रब करें। दो बॉडीज को जब आपस में आप रब करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन, जिस बॉडी की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि आपको इलेक्ट्रॉन को उसकी ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को, उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। हम चार्जिंग कर सकते हैं इंडक्शन के थ्रू, हम चार्जिंग कर सकते हैं कंडक्शन के थ्रू। ये 3 मेथड होते हैं बेसिकली हमारे पास किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए। अब वन बाय वन इन तीनों मेथड को देखते हैं। देखिए चार्जिंग बाय रबिंग, व्हेन टू इंसुलेटिंग बॉडीज की बात करें, कंडक्टर की बात नहीं कर रहे। अगर हमने कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर बॉडी को हम रब करने लग गए तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ना, वो कंडक्टर भी आगे कंडक्ट कर देगा, तो कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं। इंसुलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, इंसुलेटर के ऊपर सरफेस पर ही पड़े रह जाएंगे, तो वहां पर चार्ज आ जाएगा। तो अगर आप दो इंसुलेटिंग बॉडीज को रब करते हो अगेंस्ट ईच अदर, दे एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन ईच अदर ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर।
ठीक, लेट अस सी एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। देखिए यहां पर देखिए एक बॉडी ए है, ये अभी न्यूट्रल है, इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 ही इसके पास प्रोटॉन है। वहीं पर मेरे पास बॉडी बी है, इसके पास 200 इलेक्ट्रॉन है और 200 ही प्रोटॉन, ये भी न्यूट्रल है। ये रबिंग से पहले है, अभी इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुई, इन दो बॉडी को आपस में रब नहीं किया। अब देखिए जो क्यू ए है, क्यू ए नेट चार्ज की बात कर रहा है। यहाँ पर क्यू ए 0 है, क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो टोटल नेट चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेट चार्ज 0 हो गया। क्यू बी भी हमारे पास 0 है, और जो इन दोनों का टोटल करता हूँ क्यू ए प्लस क्यू बी, ये भी मेरे पास 0 आएगा। अब हमने क्या किया, इन दो बॉडीज को हमने रब कर दिया। और रबिंग के बाद क्या होगा, रबिंग के बाद सपोज कीजिए ए बॉडी पर रह गए 80 इलेक्ट्रॉन, बी और जो प्रोटॉन है वो तो उतने ही रहेंगे, 100 प्रोटॉन ही रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रोटॉन तो ट्रांसफर आप कर नहीं सकते। ठीक, तो देखिए इसके जो 20 इलेक्ट्रॉन है वो बी बॉडी पर चले गए। बी बॉडी पर पहले 200 इलेक्ट्रॉन थे, अब 220 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और प्रोटॉन तो अभी भी 200 है, पहले भी 200 थे, अभी भी 200 है। तो रबिंग के बाद क्या हुआ, जो क्यू ए बॉडी पर +20 चार्ज आ गया। +20 क्यों आया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए। अब 80 तो इस पर इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है, तो मतलब 20 प्रोटॉन इसमें ज़्यादा है। 20 प्रोटॉन ज़्यादा है मतलब उनकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा 20 का। और क्यू बी इस पर 20 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो इस पर आ जाएगा -20। अगर नेट चार्ज की बात करूं, देखिए टोटल अगर मैं करूं क्यू ए प्लस क्यू बी अभी भी 0 ही है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है कि जितना पहले चार्ज था उतना ही चार्ज बाद में। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पर अभी भी कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। दोनों का जो एडिशन है वो अभी भी 0 है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रबिंग के थ्रू चार्ज ट्रांसफर कर दिया। अब पहले ए बॉडी पर कोई चार्ज नहीं था, पहले ए बॉडी पर कोई चार्ज नहीं था, बी बॉडी पर कोई चार्ज नहीं था। अब ए बॉडी पर 20 का प्लस का चार्ज आ चुका है और बी बॉडी पर -20 का चार्ज आ चुका है। तो ये हमने चार्ज कर दिया बॉडी को। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉलो हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज फॉलो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा फॉलो होगा, क्यों? चार्ज आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय द बॉडी विच आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पर यही हुआ है। देखिए अगर पूछा जाए कि किस बॉडी की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो यहाँ पर ए की आयोनाइजेशन एनर्जी कम थी, उसको जैसे ही एनर्जी मिली, रबिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, वो एनर्जी प्रोड्यूस जैसे मिली, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए बी पर, और बी की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा थी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाए। तो ये था हमारा चार्जिंग बाय रबिंग। अब देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या कहता है, देखिए इट इज़ द मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच an uncharged body is charged by bringing a charged body near it but not touched। मतलब क्या है कि एक बॉडी अनचार्ज थी, उस पर कोई भी चार्ज नहीं था, उसके कांटेक्ट में हम एक चार्ज बॉडी को लेकर आए, उसके कांटेक्ट में, लेकिन हमने टच नहीं कराया, उसके पास लेकर आए हैं लेकिन हमने टच नहीं कराया। यहाँ पर देखिए ये आपके पास एक बॉडी थी, ठीक, इस बॉडी के कांटेक्ट में आप ये दूसरी बॉडी लेकर आए जिस पर प्लस चार्ज गिवन है। ये देखिए इस पर प्लस चार्ज गिवन है, होगा क्या, इस प्लस की वजह से अब ये जो बॉडी थी, ये बॉडी ये न्यूट्रल थी, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन। अब क्या होगा, ये प्लस चार्ज है, प्लस किसे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, तो इसके सारे नेगेटिव इस साइड आ चुके हैं, और अट्रैक्शन की वजह से और रिपल्शन की वजह से इसके जो पॉजिटिव चार्ज थे ना, इसके पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पर आ चुके हैं। किस वजह से, ये रिपल्शन की वजह से, ठीक। तो नेगेटिव सारे यहाँ पर आ गए और पॉजिटिव सारे यहाँ पर आ गए। अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल ही है, जितने इसमें नेगेटिव उतने इसमें पॉजिटिव। देखिए माइनस अगर 4 है तो प्लस भी यहाँ पर 4 ही है। अब क्या किया, इस बॉडी को हमने अर्थ कर दिया, अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। जो अर्थिंग जैसे ही की ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, अर्थ इज अ गुड कंडक्टर, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज धरती में चले गए, ये सारे चार्ज धरती में चले गए, और नेगेटिव यहाँ पर देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहीं पर रह गए, ठीक। अब आपने क्या किया, ये जो आपका थर्ड स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में आपने अर्थ से किया, थर्ड स्टेप में क्या हो, सारे के सारे ग्राउंड में चले गए, आपने अर्थिंग को हटा दिया, यहाँ से अर्थिंग को हटाया। अब देखिए फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में आपने इस बॉडी को दूर ले गए आप, ये जो कि कहीं और आप ले गए इसको दूर, तो यहाँ पर जो भी नेगेटिव थे ना, ये नेगेटिव ये सारे इस बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। तो शुरू में इस बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं था, अब इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। किया क्या, आप एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आए, तो उस चार्ज बॉडी पर प्लस था, आप नेगेटिव भी लेके आ सकते हो कांटेक्ट में। अगर नेगेटिव लेके आओगे तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद आपने उसको अर्थ कर दिया, अर्थिंग से पॉजिटिव वाले ग्राउंड में चले गए, नेगेटिव इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वो यहाँ से पॉजिटिव के साथ अट्रैक्टेड थे, ठीक, उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। और यहाँ पर जब आपने अलग कर दिया तो ये क्या हो गया, चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन।
सॉरी चार्जिंग बाय इंडक्शन, दिस इज इंडक्शन मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, किसी कंडक्शन के थ्रू आप चार्ज कैसे ट्रांसफर करते हो। इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू एन ऑलरेडी चार्ज बॉडी एज अंडर। इसमें आप क्या कर रहे हो, आप एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर रहे हो बाय कनेक्टिंग, इसे कनेक्ट कर रहे हो एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी के साथ। यहाँ पर देखिए ए बॉडी है, ए बॉडी, और ये है बी बॉडी, अभी कनेक्शन नहीं किया, ये देखिए ये की ओपन है, अभी कनेक्शन किया नहीं है, और इस पर प्लस चार्ज है, मतलब ये बॉडी चार्ज है बिफोर कंडक्शन। जैसे ही आपने इसको कॉन्टैक्ट पे लेके आए, अब ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, इसने अपने चार्ज को आगे ट्रांसफर कर दिया, चार्ज को आगे ट्रांसफर कर दिया, तो बी बॉडी पर भी क्या आ गया, बी बॉडी पर भी हमारे पास चार्ज आ चुका है। तो ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो बेसिकली ये 3 मेथड थे जिसके थ्रू आप किसी भी बॉडी पर चार्ज लगा सकते हो। तो एक है हमारे पास, पहला मेथड क्या था, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड देन चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या चीज़ होती है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ सिंपल एपरेटस विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। ये इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा एपरेटस है जिसकी हेल्प से आप ये पता करते हो कि किसी भी बॉडी पर चार्ज है या नहीं। चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसकी एप्लीकेशन कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, देखिए हमारे पास इट हैज़ अ मेटेलिक रोड हाउस इन ए ट्रांसपेरेंट जार। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये एक मेटेलिक रोड, ये क्या है आपके पास, ये एक मेटेलिक रोड है जिसे एक ट्रांसपेरेंट जार के अंदर रख दिया। ट्रांसपेरेंट मतलब आप इसके अंदर देख सकते हो, जार के आर पार लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। आपने क्या किया, यहाँ पर ना 2 गोल्ड लीव्स रखे हुए हैं एट द कैप्ड एट बॉटम ऑफ द रोड। इस रोड के बॉटम पे ये गोल्ड की 2 लीव्स रखी हुई है, गोल्ड की लीव्स। इसमें क्या होगा, व्हेन द रोड इज टच्ड, देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, आप एक चार्ज बॉडी को, चार्ज बॉडी, चार्ज चाहे प्लस हो चाहे माइनस, वो मैटर नहीं करता, आप एक चार्ज बॉडी को यहाँ पर कांटेक्ट में लेकर आए। ये चार्ज क्या होगा, देखिए मेटल की रोड है, तो जैसे ही आप यहाँ पे चार्ज लेकर आओगे ना, वो चार्ज क्या होगा, वो चार्जिंग से ये चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर होगा, यहाँ पर वो चार्ज ट्रांसफर होगा, या फिर आप कह लीजिए यहाँ पर चार्जिंग बाय इंडक्शन हो जाएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन की वजह से यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होगा, वो चार्ज, अब सेम चार्ज आया, सेम चार्ज, अब सेम चार्जेस आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये जो गोल्ड की लीव्स है ना, ये डेविएट कर जाएगी, ये गोल्ड की लीव्स थोड़ी सी फैल जाएगी, मतलब इनमें थोड़ा सा डेविएशन आएगा, ये खुल जाएंगी। क्यों, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। तो देखिए व्हेन द रोड इज टच्ड बाय एन चार्ज बॉडी, the charges reach to both the leaves and hence they diverge. The degree of divergence is the measure of the charge on the body. अब ये जितना दूर दूर जाएगी, ये जो लीव्स होंगी, शुरू में ये इतनी दूर दूर नहीं थी, शुरू में ये लीव्स ऐसे हैं, इस तरह से है। अब जैसे सपोज कीजिए इन पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से पॉजिटिव में रिपल्शन होगी, तो ये थोड़ी सी खुल जाएंगी, थोड़ी सी फैल जाएंगी। अब ये कितना फैलती है, ये कितना डिस्टेंस आता है, इससे पता लगता है कि चार्ज कितना होगा। चार्ज का मेजर करते हैं कि चार्ज कितना है, कम है या ज़्यादा, ठीक। तो ये है इलेक्ट्रोस्कोप। अब आता है हमारे पास, जहां से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कूलम्स लॉ। अब देखते हैं फ्रेंड्स कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ क्या चीज़ है। कूलम्स लॉ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा। देखिए हमें ये पता है कि 2 चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, आइदर वो अट्रैक्टिव होगा वो रिपल्सिव होगा, लेकिन वो फोर्स कितना होगा, वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वो वैल्यू हमें मिलती है कूलम्स लॉ से। जैसे कि ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें ये पता चलता है कि 2 बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, ठीक उसी तरह से 2 बॉडीज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना लग रहा है, वो हमें कूलम्स लॉ से पता चलता है। अब ये मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, देखिए सपोज कीजिए आपके पास 2 चार्जेस है, एक है Q1 और एक है आपके पास Q2 चार्ज। उनको आपने एक आर डिस्टेंस पे रख दिया है और हवा में रखा है, उन चार्जेस को आपने हवा में रखा हुआ है आर डिस्टेंस पर। यहाँ पर देखिए ये है आपके पास Q1 चार्ज, यहाँ पर आपने Q1 चार्ज रख दिया और यहाँ पर आपने Q2 चार्ज रख दिया, Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास स्मॉल r, और इसे आपने कहाँ रखा है, इसे आपने रखा है हवा में। अब होगा क्या, कूलम ने क्या ऑब्जर्व किया, जब उसने ये अरेंजमेंट की तब उसने क्या ऑब्जर्व किया, कूलम ऑब्जर्व दैट 2 चार्जेस अप्लाई exert equal and opposite force on each other, which is
proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the separation between them। उसने क्या ऑब्जर्व किया, कूलम्स ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर कूलम्स ने ऑब्जर्व किया कि दो चार्जेस को जब आप स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हो तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन ये हम देखेंगे, हमें पता है लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे। इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा चार्ज छोटा है कौन सा चार्ज बड़ा है, जो फोर्सेस लगेंगे वो दोनों पर बराबर लगेंगे। और वो किसके बराबर होंगे, जो फोर्स लगेगा उसने ऑब्जर्व किया वो जो फोर्स होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस इनके बीच का जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल होगा वो फोर्स की वैल्यू जो कूलम्स ने हमें निकाल कर दी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहां पर देखिए मैथमेटिकली क्या निकल कर आया, F12 का मतलब क्या कि 1 पर फोर्स लगा 2 की वजह से, 21 का मतलब क्या 2 पर फोर्स लगा 1 की वजह से। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस किस चीज़ का, यहाँ पर ना मोड लगा हुआ है। मोड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो फोर्स होगा ना, फोर्स वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। देखिए हमें ये पता चला जो फोर्स लगेगा, फोर्स वो तो दोनों पर बराबर होंगे, जितना 1 ने 2 पे लगाया उतना ही 2 1 पे लगाएगा, वही F के इक्वल होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, इस चार्ज पर और ये वाला चार्ज, यहाँ पर हम लोग दोनों को सेम चार्जेस मान के चल रहे हैं, मतलब कि दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो 1 पर फोर्स लगेगा इस तरफ, क्योंकि ये जो 2 वाला है ये इसे रिपेल करेगा, और 2 पर लगेगा, 2 पर इस तरफ लगेगा। क्यों लगेगा 2 पर इस तरफ, क्योंकि जो 1 है वो भी उसे रिपेल करेगा। हम सेम चार्जेस लेके चल रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए F21 यानी कि 2 पर फोर्स लगा 1 की वजह से, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। 1 पर फोर्स लगा 2 की वजह से, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट की वजह से इनके जो डायरेक्शन है वो तो अपोजिट होगी, लेकिन इनका जो साइज है, मैग्नीट्यूड है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। इसी वजह से यहाँ पर मॉडुलस दिखाया गया है, यहाँ पर हमने मॉडुलस लगा दिया कि इनका साइज सेम है, ठीक। तो वो किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएं, इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो लगता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये एप्सिलॉन नोट, ये एप्सिलॉन नोट क्या है, यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नोट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एयर। मतलब क्या, देखिए आपने चार्जेस को कहाँ पर रखा था, आपने चार्जेस को रखा था एयर में, हवा में। अब जो आपने मीडियम सेलेक्ट किया वो हवा है, तो वो हवा कितना परमिट कर रही है फोर्सेस को ट्रांसफर होने में एक चार्ज से। देखिए यहाँ पर आपने जो मीडियम रखा है ना, दोनों चार्जेस को, Q1 को और Q2 को हवा में रखा हुआ है, तो हवा कितना परमिट कर रही है कि ये चार्ज जो है वो इस चार्ज पर अपना फोर्स लगा पाए, या फिर ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा पाए। तो हवा कितना परमिट कर रही है उसे बोलते हैं परमिटिविटी। ये अलग अलग मीडियम की अलग अलग होती है। एयर की और फ्री स्पेस की परमिटिविटी हम सेम मानकर चलते हैं कि हवा और एयर की परमिटिविटी कितनी होगी, वो सेम। अब यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नोट जो मैंने आपको वैल्यू बताई है, ये क्या चीज़ है, एब्सोल्यूट पर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एयर। यहाँ पर एप्सिलॉन नोट, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। इसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या चीज़ है जो आपको याद रखनी है, तो यहाँ पर देख लेते हैं वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। देखिए कैसे निकलेगी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स होगा, ठीक। इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालनी है तो इसे ऊपर ले जाएंगे और फोर्स आ जाएगा नीचे, फोर्स आ गया नीचे और एप्सिलॉन नोट ऊपर चला गया। तो यहाँ से देखिए जो SI यूनिट की बात कर रहा हूँ, यूनिट क्या निकल कर आएगी, Q1 की है कूलम, C से दिखा दी। इस Q2 की भी यूनिट क्या होगी, कूलम, इस C से दिखा दी। यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर F आ गया, F की यूनिट हो गई न्यूटन, और 1 अपॉन में 4 पाई ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की यूनिट होगी नहीं, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास निकलती है कूलम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर आप कह लीजिए कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नोट की आपके पास ऐसा यूनिट आ चुकी है। ये आपसे 1 नंबर में पूछी जा सकती है कि एप्सिलॉन नोट की यूनिट क्या होती है। इसकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि वैल्यू कितनी होगी एप्सिलॉन नोट की।
एयर के लिए बात कर रहा हूँ, एयर की, तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट आपको याद रखनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट क्या रहेगी कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो हमने अभी ऐसा यूनिट निकाल लिया। तो एप्सिलॉन नॉट का ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कूलम्स लॉ से आपके पास या डेरिवेशन फॉर्मूला न्यूमेरिकल कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखिए। देखिए जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ना कि दो बॉडीज़ है, दो बॉडीज़, इसका मास है m1 और ये है सेकेंड बॉडी, इसका मास है m2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस सेंटर से लेके चलते हैं हम डिस्टेंस, सेंटर r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना निकल कर आता है F इज इक्वल टू में g m1 m2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल कर आता है। इसकी खास बात देखिए इसमें भी सेम ही है, अगर दो बॉडीज, एक बॉडी पे चार्ज है q1, एक बॉडी पे चार्ज है q1, एक बॉडी पे चार्ज है q2, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो यहाँ पर फोर्स कितना निकलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर आप कह लीजिए यहाँ पर हम k का भी यूज़ करेंगे, k का फोर्स इज इक्वल टू में k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। ये चीज़ वही होगी, बस डिफरेंस क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये जो मैंने k इंट्रोड्यूस किया है, k किसके बराबर होगा, यहाँ पर k होगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर इसकी देखिए हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल ली है, एप्सिलॉन नॉट की, लेकिन मुझे चाहिए 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, देखिए 4 पाई की वैल्यू रख दी 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी 8.85 10⁻⁻12। तो यहाँ पर देखिए इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास निकल कर आया 8.99 इंटू 10⁻⁹। इसको याद ना रखना पड़े इसलिए हमने इसको एक अप्रोक्स वैल्यू ले लिया 9 इंटू 10⁻⁹ अप्रोक्स। देखिए याद रखने में भी आसानी है, जो यहाँ पर 9 है वहीं 10 की पावर में 9, ठीक। तो SI यूनिट, अब SI यूनिट हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास आ चुकी है, लेकिन यहाँ मेरे पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन में है, इसकी अपॉन में अगर यूनिट निकालनी पड़े, देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मेरे पास आई थी कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन अब ये अपॉन में चला गया है, ये चला गया अपॉन में, तो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, अब रिवर्स हो जाएगा, मतलब कूलम स्क्वायर, कूलम का पर स्क्वायर हो गया और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की रिवर्स यूनिट, तो इसे हम दिखाएंगे k से, इट इज डिनोटेड बाय k। तो k की वैल्यू क्या हो गई, ये 9 इंटू 10⁻⁹ यहाँ से निकल कर आया, ठीक, और एप्सिलॉन नॉट का अपोजिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है, इसी को हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब ये 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या बोल दूंगा, इसे बोल दूंगा मैं k, इसे मैं बोल दूंगा k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इस k की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10⁻⁹ और ध्यान रखिए ये SI सिस्टम की बात हो रही है, SI जो मैंने एप्सिलॉन नॉट रखा है ना 8.85 इंटू 10⁻⁻12 वो SI सिस्टम है, तो जो k की वैल्यू निकल कर आई वो SI सिस्टम के लिए निकल कर आई, और CGS सिस्टम यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, यह ध्यान रखिएगा, k की वैल्यू 1 होगी CGS सिस्टम में, अगर आप CGS सिस्टम लेके चलते हो, और SI सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछ लेंगे एप्सिलॉन नॉट का, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला ये कैसे होगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल कर आया, कूलम का स्क्वायर, यहाँ से देखिए कूलम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास डायमेंशन, ये हमारे पास SI यूनिट निकल कर आई है। अब कूलम, देखिए कूलम होता है चार्ज, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया मेरे पास AT, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया AT का स्क्वायर, ठीक, और न्यूटन का फॉर्मूला, न्यूटन का तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो होता है mL/t-2, ये आपको बहुत काम आएगा, बहुत जगह यूज होता है mL और t-2, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक, mL/t-2, और मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा L2। तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करते हो, देखिए यहाँ पर आ गया a का स्क्वायर और साथ में क्या आ गया t का स्क्वायर, अपॉन में क्या हुआ, अपॉन में हुआ mL3, m
यहाँ पे एक एल है और यहाँ पर 2 एल है, तो m L3 और T-2 ये मेरे पास आ गया। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए सिंपली। ये देखिए क्या हुआ, ये a का स्क्वायर आ गया और ये t का स्क्वायर ऊपर पड़ा है, t का -2 नीचे, ये -2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो t की पावर में 4 आ जाएगा। देखिए a का स्क्वायर आ चुका है, t की पावर में 4 आ चुका है, ठीक। साथ में m हो जाएगा m इनवर्स, यहाँ पर m इनवर्स आ चुका है और ये L3 है, ये हो जाएगा L-3 ऊपर जाकर। तो मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m इनवर्स हो गया यहाँ से, और ये L3 है तो ये ऊपर जाकर L-3 हो जाएगा, L-3। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर ऊपर पड़ा हुआ है और ये मेरे पास t की पावर में 4, यही निकलेगा और यही मेरे पास यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है। तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का आ चुका है। अब मुझे k का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। देखिए k जो है, k का डायमेंशनल फॉर्मूला आप डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट से ही निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, क्योंकि जो आपके पास k था ना, k वो था आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास k की वैल्यू थी, ठीक। एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 4 पाई का तो कुछ होगा ही नहीं, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन में तो उसका रिवर्स कर दो, m इनवर्स है तो m आ गया, l की पावर -3 है, m इनवर्स है तो m आ गया, l की -3 है तो l हो गया, t की पावर 4 है तो t -4 हो गया, a 2 है तो a -2 हो गया। ये k का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, सिंपल सा डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास k का निकल जाएगा, रिवर्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है एक, इसी पर 2 चार्जेस दे रखे हैं, ईच ऑफ 1 कूलम, दोनों के दोनों चार्ज की जो वैल्यू है वो 1 कूलम होती है, जिसको सेपरेट किया है बाय द डिस्टेंस 1 मीटर इन एयर, हवा में। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक फोर्स हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए, जो कूलम्स लॉ है ना, कूलम्स लॉ वो मूविंग चार्जेस के लिए नहीं है। कूलम्स लॉ की जो लिमिटेशन अगर आपसे पूछ ली जाए कि कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, तो कूलम्स लॉ की लिमिटेशन ये है कि जो फोर्सेज आप निकाल सकते हो कूलम्स लॉ की हेल्प से, वो स्टेशनरी चार्ज, रुके हुए चार्जेस की हेल्प से निकाल सकते, रुके हुए चार्जेस का ही निकाल सकते हो। अगर चार्ज मूविंग करने लगे ना, मूव करने लगे, तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स हमें, वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक। तो स्टेशनरी चार्जेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकलता है, जो कूलम्स लॉ की हेल्प से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए Q1 Q2 दोनों की वैल्यू आपको 1 कूलम दे रखी है, डिस्टेंस आपको दे दिया है 1 मीटर। तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी थी, K की वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹, दोनों की वैल्यू 1 कूलम है, दोनों की वैल्यू 1 × 1 हो जाएगी। डिस्टेंस का स्क्वायर 1 मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, सोल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻⁹ 9 × 10। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव, ये फोर्स रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू +1 है, दोनों की वैल्यू +1 है, सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस क्या करेंगे, सेम चार्जेस रिपेल करेंगे। अब यहाँ पे नोट पॉइंट देख लीजिए, जो 1 कूलम चार्ज होता है ना, वो बहुत ही बड़ा चार्ज होता है, ह्यूज चार्ज होता है 1 कूलम चार्ज। देयरफॉर जनरली जो चार्जेस जो होते हैं ना, वो छोटे ऑर्डर पे, छोटी यूनिट रखते हैं इनके लिए, यानी कि MC यानी मिली कूलम, म्यू सी यानी कि माइक्रो कूलम, एन सी यानी कि नैनो कूलम। नैनो होता है 10 की पावर में -9, मिली होता है 10 की पावर में -3, माइक्रो, ये माइक्रो, म्यू हो गया माइक्रो, माइक्रो होता है 10 की पावर में -6, ठीक। माइक्रो म्यू सी से हम दिखाते हैं। और पीसी हो गया पिको होता है 10 की पावर में -12। अब पिको सी है तो पिको कूलम हो गया 10 की पावर में -12 कूलम, ये हो गया पिको कूलम। तो चार्ज की हम छोटी यूनिट यूज करते हैं, क्योंकि 1 कूलम जो होती है वो बहुत ही बड़ी यूनिट होती है, बहुत ही ह्यूज चार्ज होता है 1 कूलम। एक न्यूमेरिकल और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस ऑफ, एक है 1 माइक्रो कूलम का, माइक्रो यानी कि 10 की पावर -6, और 8 माइक्रो कूलम का यानी कि 10 की पावर -6, सेपरेटेड बाय 3 सेंटीमीटर इन एयर, हवा में है। फ्रेंड्स अभी हम फोर्स निकाल रहे हैं हवा में, लेकिन अगर मीडियम बदलता है, अगर जैसे वाटर में वो आपको फोर्स निकालने को कहता है, वो ऑयल में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकालने के लिए बोलता है, उसके लिए एक अलग चीज़ हमें करनी होगी। क्या करनी होगी वो हम आने वाले अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग एयर में या फिर फ्री स्पेस में बोल दे या एयर में बोल दे, बात एक ही है। तो अभी हम एयर में या फ्री स्पेस में फोर्स निकालना सीख रहे हैं, तो उसने हमें एयर में दे रखे हैं। तो Q1 की वैल्यू उसने 8 माइक्रो कूलम दे दी, यानी कि 8 × 10 की पावर -6 दे दिया। Q2 की वैल्यू उसने हमें दे दी 5,
एक Q1 ले लो, एक Q2 ले लो, किसी जिसको मर्जी Q1 मान लो, जिसको मर्जी Q2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों पर फोर्स सेम लगने वाला है, चाहे चार्ज छोटा हो या बड़ा, क्योंकि जब फोर्स निकालते हैं ना तो वहाँ पर हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, Q1 Q2 का प्रोडक्ट, तो उसमें छोटा जौन सा मर्जी हो, बड़ा जौन सा मर्जी हो, निकल कर सेम ही आएगा, चाहे आप छोटे को बड़े से मल्टीप्लाइड करो, बड़े को छोटे से मल्टीप्लाइड करो, रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा। तो 5 माइक्रोकूलम है और एक आपके पास 8 माइक्रोकूलम है, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यानी कि सेंटीमीटर में। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो SI सिस्टम के अकॉर्डिंग, 3 इंटू 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 से आपको मल्टीप्लाइड करना होगा। तो आपको फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होता है K Q1 Q2, फोर्स का सिंपल फॉर्मूला आपके पास क्या है, फोर्स का सिंपल फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, K की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻⁹, एक चार्ज दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁶, एक दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁶, और डिस्टेंस दे दिया उसने 3 इंटू 10⁻² का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया, 3 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻², ठीक। इसको आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ से देखिए आपके पास ये 3 और ये 3 9 है, 3 3 ये आपके पास 9 कैंसिल हो गया, 8 5 दा 40 मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक। यह है 10 की पावर 9 और यह है 10 की पावर -6 -6 10 की पावर -12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, और एक 10 की पावर -2 10 की पावर -2 नीचे भी पड़ा हुआ है, ये भी ध्यान रखिए। तो ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, और 9 पहले से पड़ा है तो 10 की पावर 13 हो जाएगा, और ये है 10 की पावर में -12। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 इंटू 10, और 40 इंटू 10 हो जाएगा 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। ये आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ गया 400 न्यूटन। तो ये आपके पास फोर्स निकल कर आ गया कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा जब उनको 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। एक की वैल्यू 5 थी और एक की वैल्यू 8 माइक्रोकूलम थी। चलिए, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब देखिए, अगर आपने हवा के अलावा और कहीं रख दिया, पानी में आपने रख दिया, आपने ऑयल में रख दिया, किसी मीडियम के अंदर रख दिया, ग्लास में रख दिया, तो उनके बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे, तब उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स, अगर आपने मीडियम को चेंज किया तो कूलम फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। We have seen that electric force between the two charges in air और वैक्यूम is given by, अगर आपने चार्जेस को हवा में रखा या वैक्यूम में रखा तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एयर में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, ये एप्सिलॉन नोट का खेल है। एप्सिलॉन नोट आपका किसके लिए था। एप्सिलॉन नोट आप यूज कर रहे थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। नाउ कंसीडर द सेम सेट ऑफ चार्जेस अ मीडियम लाइक वाटर ऑयल। अब हमने क्या किया, अब तक तो हमने इसको हवा में रखा हुआ था, अब हम इसको पानी में या फिर ऑयल में, कहीं भी किसी भी मीडियम में रखते हैं, तो देखिए क्या चेंज आएगा। उस केस में जो यहाँ पर आप एप्सिलॉन नोट यूज कर रहे थे ना फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पर एयर के लिए एप्सिलॉन नोट यूज कर रहे थे, अब आपको मीडियम का यूज करना होगा, उस मीडियम का जो आपको गिवन होगा, ये आपको गिवन दिया जाएगा। एयर के लिए आपको पता है एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, यही आपको रखनी है, ठीक है। मीडियम के लिए अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर एब्सोल्यूट मीडियम रख दोगे, बाकी फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, पूरा फॉर्मूला एज इट इज सेम रहेगा। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 1/4π, बस यहाँ पर एप्सिलॉन नोट की जगह पे एप्सिलॉन मीडियम आ चुका है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वो जो मीडियम है वो कितना परमिट कर रहा है फोर्सेस को ट्रांसफर होने में, फोर्सेस को एक जगह से दूसरी बॉडी पर लगने के लिए, ट्रांसमिट करने में, ठीक। और नेचर, और ये क्या पाया गया, देखिए एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला, एक्सपेरिमेंट से हमें ये पाया गया जो एब्सोल्यूट मीडियम होता है इज समटाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नोट। देखिए, समटाइम्स मतलब किसी चीज से आपको मल्टीप्लाइड करना, कुछ आपको मल्टीप्लाइड करना है एप्सिलॉन नोट से, आपके पास एप्सिलॉन मीडियम आ जाएगा। तो क्या हमें एक्सपेरिमेंट से मिला कि अगर हम एप्सिलॉन नोट को K से मल्टीप्लाइड कर दें, एप्सिलॉन नोट को K से मल्टीप्लाइड कर दें, तो हमारे पास एप्सिलॉन मीडियम आ जाता है। मतलब कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी चाहिए तो हमें एयर की मीडियम को, एयर को किसी नंबर से, किसी K से मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। K क्या है, K है आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करना है, आपको उस मीडियम की परमिटिविटी मिल जाएगी। वो K की वैल्यू आपको एग्जाम में देगा, K की वैल्यू या तो K से मल्टीप्लाइड कीजिए या फिर एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाइड कीजिए। एप्सिलॉन R क्या है, यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन R मेरे पास है रिलेटिव परमिटिविटी, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी। और क्या K क्या है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, जो एप्सिलॉन R होता है आपका, एप्सिलॉन R ये किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन
ऑफ फ्री स्पेस। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी वो होती है एप्सिलॉन मीडियम की, यानी कि जो आपकी परमिटिविटी है मीडियम की अपॉन में परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, यही होती है आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपको क्या करना होगा, आपको एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाइड करना, आपको उस मीडियम की परमिटिविटी मिल जाएगी। तो यहां पर देखिए फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा, फोर्स पर सेम हमारे पास देखिए फोर्स ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में किससे मल्टीप्लाइड कर दिया एप्सिलॉन आर से। जब भी आपको मीडियम में फोर्स निकालना पड़ जाए ना, आप एयर में निकाल लेते, आप फ्री स्पेस में निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं, एप्सिलॉन नॉट यूज कीजिए। लेकिन अगर आपको मीडियम में फोर्स निकालना पड़ेगा तो आपको एप्सिलॉन नॉट को किसी नंबर से, किसी चीज से मल्टीप्लाइड करना पड़ता है, एंड दैट इज एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाइड करो या के से मल्टीप्लाइड करो। यहां पर सेम रहेगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया देखिए, या फिर आप कह सकते हो एप्सिलॉन आर की जगह आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर उसने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया ना मीडियम का, तो के से मल्टीप्लाइड कर लो। अगर उसने रिलेटिव परमिटिविटी दे दी, रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाइड कर लो। ठीक, तो आपके पास बन जाएगा 1/4 पाई, यहाँ पर देखिए के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए 1/के, ये आपके पास 1/के, ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ चुका है। इस एक्स्ट्रा फैक्टर को मैंने बाहर ले लिया, 1/के एक्स्ट्रा फैक्टर था, तो ये आपके पास पहले वाला ही फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये किसके बराबर था, फोर्स इन एयर, 1/के फोर्स इन एयर। ठीक, तो आपके पास मीडियम में कितना फोर्स आ गया, जितना एयर में लग रहा था ना, उसको के से आपको डिवाइड करना है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आपको डिवाइड करना है। तो यहां से आपके पास सिंपल सी चीज ऑब्जर्व होती है कि अगर आपको जितना फोर्स एयर में लग रहा है, जितना फोर्स एयर में लग रहा है दो चार्जेस की वजह से, मीडियम में थोड़ा कम लगेगा। कितना कम लगेगा, जितना आपका के है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का, या फिर जितनी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है उस मीडियम की, उतने टाइम्स कम हो जाएगा। डिवाइड में है, डिवाइड में उतने टाइम्स कम हो जाएगा, यानी कि उतने उस चीज से हमें डिवाइड करना होगा, फोर्स कम मिलेगा। तो यहां पर देखिए ये जो आपके पास एप्सिलॉन आर होता है, ये जो आपके पास एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर आप के कह लीजिए, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, ये इसकी नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक नंबर है और नंबर की ना यूनिट होती है ना डायमेंशन होता है। एप्सिलॉन आर तो आपके पास फॉर्मूले में निकल कर भी आया था। देखिए एप्सिलॉन आर क्या बताया था मैंने आपको, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन ऑफ एयर। ठीक, या फिर आप जिसको एप्सिलॉन नॉट से भी दिखा सकते हो। ठीक, तो ये दोनों सेम यूनिट है, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, एप्सिलॉन आर एक नंबर निकल कर आएगा। यहां पर देखिए अब एक फॉर्मूला, इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी कंसेप्ट पर जो हमने सीखा है। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर, हवा में दो चार्जेस है, उनके बीच में जो फोर्स निकल रहा है ना वो 200 न्यूटन निकल रहा है। वो कहता है द सेटअप इज डिप्ड इन द वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80। ऐसा मीडियम, एक वाटर की बात कर रहा है जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 80, उसमें हमने रख दिया फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अब उनके बीच में कितना फोर्स होगा, पहले 200 न्यूटन था। अब देखिए मीडियम की जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80 है, तो आपको सिंपली फोर्स को 80 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर देखिए आपके पास जो फोर्स इन एयर है वो है 200 न्यूटन, वाटर की जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो 80 दे दी है। तो आपको फोर्स इन वाटर निकालना है, तो एयर में जितना लग रहा है वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, 200 डिवाइडेड बाय 80। ये आप 0 से 0 कैंसिल करोगे तो ये आपके पास 2.5 न्यूटन आपके पास निकल कर आ जाएगा, 2.5। अब देखिए पहले फोर्स लग रहा था 200 न्यूटन, जैसे ही आपने उसे पानी में डाल दिया फोर्स 2.5 रह गया। देखिए मीडियम का कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, 200 से कोई चीज 2.5 पर आ चुकी है। ठीक, क्योंकि उसका के कितना था 80 था, 1/80 कर दीजिए, 200 डिवाइडेड बाय 80। तो मीडियम की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब यहां से देखिए ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाता है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म लिखो। देखिए फोर्स जो होता है ना, फोर्स वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर है तो उसको डायरेक्शन से दिखाना पड़ेगा। अब वो फोर्स किस तरह से लग रहा है वो हमें बताना होता है। तो देखिए पहले तो यहाँ पर सिंपली इस डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन समझिए। यहाँ पर देखिए 1-2 का मतलब क्या है, 1-2 का मतलब फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। इसका 1-2 का मतलब क्या है कि Q1 पर फोर्स कितना होगा 2 की वजह से। पहले वाला रिप्रेजेंट करता है जिस पर फोर्स लग रहा है, सेकंड वाला रिप्रेजेंट करता है जो उस पर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या बोली गई है,
Q1 पर फोर्स Q2 की वजह से। T1 का क्या मतलब हुआ? T1 का मतलब क्या हुआ? सेकंड पर फोर्स 1 की वजह से, यानी कि फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। अब यहाँ पर देखिए यूनिट वेक्टर R12 इसके ऊपर देखिए कैप लगी हुई है, ये कैप दिखाती है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर 1 2 का मतलब क्या? टूवर्ड्स Q1 फ्रॉम Q2, मतलब कि Q1 की तरफ 2 से, फर्स्ट की तरफ सेकंड वाले की वजह से। और यहीं पर अगर 2 1 कर दिया जाए, 2 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 1 का मतलब यूनिट वेक्टर टूवर्ड्स Q2 फ्रॉम Q1, मतलब कि सेकंड की तरफ फर्स्ट की वजह से। अब यहाँ पर डायग्राम से हम इसे समझते हैं। देखिए डायग्राम में देखिए ये Q1 चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये Q2 चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है। ओरिजिन से इसका एक पोजीशन वेक्टर ले लिया R1, ओरिजिन से कुछ दूरी पर तो होगा, तो पोजीशन वेक्टर R1। यहाँ से ये ओरिजिन से R2 पे, जो इसका पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया R2, ठीक। अब देखिए ये जो सेकंड वाला, दोनों हमने सेम चार्जेस लिए हैं, तो रिपेल करेगा, तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ। तो मतलब क्या हुआ कि 1 पर फोर्स 2 की वजह से, और ये इस तरफ की तरफ फोर्स लग गया, इस तरफ। क्या हुआ इसका मतलब? 2 पर फोर्स 1 की वजह से, जो इस तरफ लग रहा है। अब देखिए 2 1 क्या है? 2 1 का मतलब क्या था? 2 1 का मतलब था यूनिट वेक्टर टूवर्ड्स Q2 फ्रॉम Q1, यानी कि 2 1 का मतलब 2 की तरफ जा रहा है 1 से, 2 की तरफ जा रहा है 1 से, तो इस तरफ आ जाएगा। और 1 2 का मतलब क्या हुआ? 1 2 का मतलब 1 की तरफ जा रहा है 2 से, 1 की तरफ जाना, 1 इस साइड पड़ा हुआ है, 2 से 1 की तरफ जाना, तो ये इस तरफ डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक। तो R12 की डायरेक्शन दिखा रखी है, R21 की डायरेक्शन दिखा रखी है। ये हमने सिंपली डायग्राम देख लिया। अब हमें दिखानी है इसकी वेक्टर फॉर्म फोर्सेस की हेल्प से। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत कंफ्यूज करता है। F12 का मतलब क्या? 1 पर लगने वाला फोर्स सेकंड की वजह से। फोर्स क्या है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और साथ में हम ये तो हवा, ये क्या हुआ? ये हुआ मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब हमें इसकी डायरेक्शन दिखानी है, तो डायरेक्शन किससे दिखाएं? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कौन सा फोर्स? 1 2 वाला फोर्स है, इसकी डायरेक्शन कौन देगा? 1 2 फोर्स किस तरफ लग रहा है? 1 2 फोर्स इस तरफ लग रहा है। 1 2 जो लग रहा है ना, देखिए ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, इसकी डायरेक्शन दिखाएगा 1 2। ये R12 1 2 फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, तो हमें इसे 1 2 से मल्टीप्लाइड करना होगा। इस फोर्स की डायरेक्शन को दिखाया किसने? 1 2 ने। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाइड कर दिया, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए किया जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाइड करो, रिजल्ट वही आ जाएगा जिससे मल्टीप्लाइड करोगे। अब देखिए आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो ना, तो यूनिट वेक्टर निकलता है। तो यहाँ पर देखिए इस यूनिट वेक्टर को मैंने क्या किया? इसका वेक्टर लिया और अपोन में इसका मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड। जरा मैग्नीट्यूड बताइए, देखिए कितना होगा R12 का मैग्नीट्यूड? R12 का मैग्नीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है? R के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए R12 का मैग्नीट्यूड R के बराबर, तो यहाँ पर जो अपोन में R आया ना फ्रेंड्स, R आया, और यहाँ पर पहले से R स्क्वायर पड़ा हुआ था, उस R से मल्टीप्लाइड होकर ये R क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा भी है, देखिए यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉडुलस R। तो जो अपोन में यहाँ से R आएगा, उसको इस R से मल्टीप्लाइड करके हमने R क्यूब कर दिया। सिमिलरली F21 सेम कंसेप्ट चलेगा 2 1 पर, यानी कि K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब 2 1 यानी कि सेकंड पर लगने वाला फोर्स 1 की वजह से, इसकी डायरेक्शन कौन दिखा रहा है? सेकंड पर लगने वाला फोर्स 1 की वजह से कहाँ जा रहा है? ये देखिए ये जा रहा है इस तरफ जा रहा है ये, और इसकी डायरेक्शन कौन दिखा रहा है? R21, क्योंकि R21 भी इसी तरफ जा रहा है। तो F21 की डायरेक्शन कौन दिखाएगा? R21 वेक्टर दिखाएगा। तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R21। याद रखने के लिए देखिए, जो यहाँ पर है 2 1 वही यहाँ पर है, जो 1 2 यहाँ पर है वही यहाँ पर 1 2 यहाँ पर है। अब ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस। इसका वेक्टर R21 का वेक्टर, देखिए अगर आप किसी के ऊपर ऐसे दिखा देते हो ना, ये वेक्टर बन जाता है, ये वेक्टर है, और ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। इस वाले के पास क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। इस वाले के पास मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन वो 1 के बराबर है।
तो यहाँ पर ये क्या हो गया, k Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इसलिए हो गया क्योंकि जब इसके अपॉन में जो r आएगा ना वो इस r स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेगा, r स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेगा तो r क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिखा है R21 डिवाइडेड बाय r, यानी कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस। लेकिन 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 एक चीज़ और हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रही है डायग्राम में, जो R21 वेक्टर है वो तो इस तरफ है और जो R12 वेक्टर है वो इस तरफ है, मतलब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये क्या होंगे, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। इनका साइज बराबर है, R12 R21 के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस साइन पिक्चर में आ जाएगा। और हमने यही ऊपर फॉर्मूले में यूज़ किया है, यही देखिए एक तरफ R12 है एक तरफ R21 है, ये चीज़ तो दोनों में सेम है, k Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, k Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पर ये सेम है। तो यहाँ पर माइनस की वजह से ये F12 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस F21, F12 माइनस F21 हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या निकलता है, कूलम्स फोर्स इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कूलम्स लॉ फॉलो करे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए सेम चीज़ हुई है, सेम चीज़, यानी कि 1 ने 2 पर जो फोर्स लगाया और 2 ने 1 पर जो फोर्स लगाया वो दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, बट अपोजिट। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब अगर 1 बॉडी ने सेकंड पर इस तरफ फोर्स लगाया तो सेकंड बॉडी 1 पर उतना ही फोर्स लगाएगी इस तरफ, अपोजिट आएगा। देखिए यहाँ पर माइनस साइन आ चुका है, यानी कि एक फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है तो एक फोर्स इस तरफ लगेगा, जो कि हमारे डायग्राम में भी है, जो कि हमारे डायग्राम में भी है। एक फोर्स इस तरफ लग रहा है तो एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे और इक्वल लगाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। कूलम्स लॉ की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए आपसे पूछी जा सकती है कूलम्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कूलम्स लॉ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और क्या, इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर रूल क्या था, इनवर्स स्क्वायर रूल क्यों आया था पिक्चर में, क्योंकि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो आपका इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है, ये भी आपका इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होती है। अब आती है बात प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अभी तक हमने बात की कि दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। लेकिन अगर मल्टीपल चार्जेस हो जाए, दो से ज़्यादा हो जाए, तब आप क्या यूज़ करोगे, तब आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करोगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिससे आप मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए प्रिंसिपल कहता क्या है, इस प्रिंसिपल से क्या पता चलता है, देखिए इट स्टेट्स दैट नेट फोर्स या फिर आप कह लीजिए टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस आ गए, उनकी वजह से किसी एक चार्ज पर फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्जेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस। आपको करना क्या है, एक चार्जेस पे कितना फोर्स लगेगा, आपको वेक्टर सम निकालना है। वेक्टर सम जैसे हमने प्रिंसिपल जो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखा था, हमने वेक्टर के हमारे पास पॉलीगन्स लॉ भी होता है, ट्रायंगल लॉ भी होता है, तो उनकी हेल्प से हम लोग हर इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम करेंगे। हम सिंपली ऐड नहीं करेंगे कि किसी बॉडी पर 2 लग रहा है, 4 लग रहा है, 6 लग रहा है तो ऐड कर दो, नहीं, हमें उनको वेक्टोरिकली मतलब कि डायरेक्शन को देखते हुए उन सभी फोर्सेस को ऐड करना होगा। तो नेट फोर्स कितना होगा, F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस हैं वहां पर लग रहे हैं उन सभी का, देखिए ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, डायरेक्शन सम करना है। यहाँ पर देखिए F1 क्या है, F1 का मतलब क्या है, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। F2 का मतलब क्या होगा, फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज। Fn का मतलब क्या होगा, फोर्स ड्यू टू n चार्ज। उन सारों का वेक्टर सम करना है। ये हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स में कवर करेंगे, कैसे ऐड करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये Q चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक Q चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक Q1 चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक Q2 चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास Q ऐसे ही एंड सो ऑन, देखिए एंड सो ऑन डालकर Qn चार्ज है। इनका डिस्टेंस दे दिया, इसका डिस्टेंस दे दिया R1, इसका डिस्टेंस दे रखा है R2 और इसका डिस्टेंस दे दिया Rn। तो हमारे पास नेट फोर्स कितना होगा इस चार्ज पर। देखिए हम क्या लेके चल रहे हैं, सारे चार्जेस सेम नेचर के लेके चल रहे हैं, मतलब चाहे तो पॉजिटिव मान लीजिए या नेगेटिव। ये वाला जो चार्ज होगा ना, ये वाला चार्ज इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला जो चार्ज होगा Q2 वाला इस पर इस तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये वाला जो चार्ज होगा, ये वाला चार्ज इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा। ये Qn है तो इसको Fn से दिखा दिया, इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q ड्यू टू ऑल द चार्जेस विल बी, कितना होगा नेट फोर्स,
Q1 Q2 अपॉन में R1 का स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर लग गया R1। ठीक, Q2, अब ये वाला Q2 चार्ज है और ये वाला क्या है, Q चार्ज है, Q2 Q R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसका पोजीशन वेक्टर ये R2 था, R2 मल्टीप्लाई इनका डिस्टेंस कह लीजिए, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से होता है, इनका डिस्टेंस कह लीजिए, R2 हो गया। सिमिलरली एंड सो ऑन, Q Q अपॉन में Rn का स्क्वायर। ठीक, और साथ में उसका वेक्टर लग गया। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। अगर आपको दो चार्जेस दे रखे हैं, ये चार्ज दे रखा है Q1 और ये चार्ज आपको दे रखा है Q2, तो इनके बीच में मैं कहता हूँ दोनों के दोनों सेम नेचर के हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। अब देखिए फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हो। अब ये Q2 चार्ज Q1 पर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, Q1 चार्ज Q2 पर लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन वो फोर्स लगेगा जैसे पहले तो आपको इनको ज्वाइन करना है, पहले तो आपको ज्वाइन करना है, इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, इसी लाइन के अलोंग मतलब कि इसी लाइन के अलोंग रिपल्सिव फोर्स, इसी लाइन के अलोंग रिपल्सिव फोर्स। थोड़ा सा और देखिए आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे। सपोज कीजिए ये चार्ज ऐसे है Q1, यहाँ पर Q1 चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पर Q2 चार्ज पड़ा हुआ है, Q2, तो पहले तो आपको इनको ज्वाइन करना है, ये आपने इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब Q1 रिपल्सिव फोर्स लगाएगा Q2 पर तो वो इस तरफ आएगा, Q2 Q1 पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो वो इस तरफ आएगा। ठीक, एक कंसेप्ट और देखिए, यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट और फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए सपोज कीजिए एक चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, Q1 चार्ज पड़ा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पर Q2 चार्ज पड़ा हुआ है और एक चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पर Q3। ये बेसिकली एक ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, तो Q1 Q2 पर देखिए इस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, ये जो लाइन है पहले इनको ज्वाइन करो, पहले तो ज्वाइन करो, मैं कहता हूँ सेम नेचर के है, Q1 Q2 Q3 सब पॉजिटिव है। ठीक है, तो Q2 Q1 पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इस तरफ लगेगा, इस तरफ, इसी लाइन के अलोंग, ये जो लाइन है ना जिस लाइन से ज्वाइन किया, इस लाइन के अलोंग Q2 पर फोर्स लगेगा, इस तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक, ऐसे अगर मैं बात करूँ Q2 और Q3 के बीच में, तो पहले तो उन दोनों को ज्वाइन करो, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब Q3 पर फोर्स रिपल्सिव लगेगा तो वो इस तरफ लगेगा, Q2 पर फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा, इस लाइन के अलोंग लगेगा, ये जो लाइन है ना इस लाइन के साथ लेके जाइए। अगर आपके पास, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं अब पॉजिटिव से नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, मैंने ले लिया -Q1 चार्ज, मैंने ले लिया -Q1 चार्ज, एक मैंने ले लिया पॉजिटिव Q2 चार्ज और एक मैंने ले लिया -Q3 चार्ज। अब जरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन किस तरफ लगेंगे, देखिए ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, पहले तो इनको ज्वाइन करो, पहले तो ज्वाइन करो। अभी Q1 नेगेटिव Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ नहीं लगाया, ये वाला मैंने नहीं लगाया क्योंकि ये रिपल्सिव हो जाता है, ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक, और Q1 पर फोर्स लगेगा इस तरफ। सिमिलरली अगर Q2 से Q3 की बात की जाए, पहले तो आप इनको ज्वाइन करो, ज्वाइन कर लिया, अब रिपल अट्रैक्टिव फोर्स इसका इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा। और अगर मैं इनकी बात करूं, इनको ज्वाइन करो, ये ज्वाइन किया, दोनों के दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, देखिए Q3 भी नेगेटिव है और आपके पास Q1 भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो ये वाला इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये वाला इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये ऐसे आप फोर्सेस की डायरेक्शन निकालते हो, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।